तो फ्रेंड्स, क्या कभी किसी जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम एयूएम साइज या उस किसी भी फंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अगर उसके अंदर हो जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि ओवर डाइवर्सिफाइड होता है, क्या इन रीजंस की वजह से कोई स्टॉक या कोई म्यूचुअल फंड जो होता है वो बेकार हो जाता है या उसकी परफॉर्मेंस पुअर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि या तो वो बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड है या फिर उसके अंदर जो एयूएम साइज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं हम डिसाइड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स और पर्सनल एडवाइजर बोलते हैं कि आपको किसी भी फंड को डिसाइड करने के लिए एयूएम देखना है, स्पेशली इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। बट ये एक अलोन रीजन नहीं है या अकेला रीजन नहीं है किसी भी फंड को सिलेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसके अंदर डिस्कस की है, अपने स्पेशल एग्जाम्पल लिए हैं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की कैटेगरी का। अब हम मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम एयूएम की बात करते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो सबसे बड़ा रीजन आपके मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का बनता क्यों है आखिर। आपको एयूएम पता है क्या होता है कि कितना फंड के अंदर पैसा आया है, कितना लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। नाउ ये प्रॉब्लम कब बनती है हमारी मोस्टली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो मार्केट कैप होता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का कम होता है देन द लार्ज कैप्स। नाउ लार्ज कैप्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा होता है कि कभी अगर कोई फंड मैनेजर कभी किसी कंपनी को अगर वो सेकेंडरी मार्केट में जाके नहीं उसके स्टॉक्स परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इतने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, मार्केट कैप इतना बड़ा होता है कि वो आराम से लैक्स या करोड़ में भी अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट कैप कम होने लगता है, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की कैटेगरी में हम आने लगते हैं, यहाँ पे अगर कोई फंड मैनेजर किसी भी शेयर को सेल या परचेज करता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उस फंड के अंदर जो या उस स्टॉक के अंदर आपके लिक्विडिटी इशू होने की, यानी कि उसकी वैल्यू या तो काफ़ी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। यानी कि जब वो सेल करना चाहेगा तो हो सकता है बायर ना मिले, और जब बाय करना चाहेगा तो हो सकता है उतने नंबर ऑफ उसको शेयर्स ही ना मिले। ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज एक फंड है एयूएम साइज जिसका 10,000 करोड़ रुपीस का है। नाउ उसको अगर किसी भी एक नंबर स्टॉक ए है जिसके अंदर उसको 2% एलोकेशन चाहिए, और वो स्टॉक आपका आता है स्मॉल कैप कैटेगरी का जिसका मार्केट कैप समझ लेते हैं 5,000 करोड़ रुपीस का। यानी कि इसको अगर सिर्फ 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जिसका मार्केट कैप ही 5,000 करोड़ है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ए के अंदर ये अपनी एलोकेशन ले रहा है ऑलमोस्ट 4%, यानी कि ऑलमोस्ट 4% एलोकेशन हो जाती है कंपनी की पार्टिसिपेशन की एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिसकी वजह से कभी उसको बाय या सेल करना है तो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है, और ये एक बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम होती है, यानी कि हायर एयूएम जब हो जाता है तो थोड़ा-सा डिट्रीमेंटल हो जाता है। नाउ इसी को काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे फंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो वन एक स्ट्रैटेजी जो निप्पॉन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, निप्पॉन जो यूज़ कर रहा है कि उसने बहुत ओवर डाइवर्सिफाई किया हुआ है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं। अगर आप देखें लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का जहां एयूएम साइज डबल हो गया था फ्रॉम 16,000 टू 34,000 करोड़, और उसने उसको मैनेज करने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स को भी इंक्रीज किया है फ्रॉम ऑलमोस्ट 63 से लेके ऑलमोस्ट 193, यानी कि आज के टाइम पे इसके अंदर 193 स्टॉक्स हैं। लेकिन इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स और इतना बड़ा एयूएम साइज होने के बाद भी ये कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर ग्रुप को। अगर आप लास्ट 2017 से इसके अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने पीयर ग्रुप को इसने 99% ऑफ द टाइम्स इसने अपने पीयर ग्रुप को डिफीट किया है। यानी कि एक एग्जांपल से क्लियरली आपको पता लगता है कि इसने ओवर डाइवर्सिफाई किया हुआ है, एयूएम साइज बहुत ज्यादा है, बट स्टिल कंसिस्टेंटली इसका जो फंड मैनेजर है उसने बिलीव किया है और इसके कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आ रहे हैं। क्या दिस इज द ओनली रीजन? लेट्स सपोज किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर एयूएम ज्यादा है तो एक यही स्ट्रैटेजी बनती है कि क्या उसका उसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा देने चाहिए, और कोई ऐसा फंड है जिसका एयूएम बहुत ज्यादा है बट स्टॉक्स कम है तो वो फंड बेकार हो गया। तो इसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे चूज किए हैं, हम चेक करेंगे एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर आप इस फंड का एयूएम साइज देखेंगे तो इस फंड का एयूएम साइज ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ रुपीस का हो चुका है। अगेन लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इसका एयूएम से डबल हो गया है। लेकिन अगर आप इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो वो कम हो गए हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर से 68 से सिर्फ 63 हो चुके हैं। यानी कि निपॉन इंडिया से इसका एयूएम भी ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स उसके आधे से भी कम है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, वो बिलीव करता है कन्विक्शन, उसको पर्टिकुलर वही स्टॉक्स रखता है जिसमें उसको फुल कन्विक्शन होती है फंडामेंटल चेक करके, और उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करता है। और अगर आप इस फंड की भी परफॉर्मेंस देखेंगे
इस फंड की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो लास्ट काफ़ी सारे 3-4 ईयर्स के अंदर भी इसकी कंसिस्टेंटली इसने आउट परफॉर्म किया। अपने पीयर ग्रुप के अंदर एटलीस्ट मिड कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आए हैं। तो आपको कहने की बात ये है कि आपका ईयूएम साइज़ चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, फंड मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। अगर किसी भी फंड के अंदर ईयूएम ज़्यादा है और डाइवर्सिफिकेशन भी उसने ज़्यादा कर रखी है, तो दैट डज़न्ट मीन कि रिटर्न्स कम आएँगे या फंड बेकार हो गया। अगर किसी फंड का ईयूएम ज़्यादा है और उसने डाइवर्सिफिकेशन कम भी कर रखी है, लेट्स सपोज लाइक एचडीएफसी मिड कैप, अगेन इट शोज कि वो फंड मैनेजर कैन हैंडल या फिर मैनेज करता है और दूसरे रीजन है जिसकी वजह से वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है। फाइनली अगर हम देखें, हमारे पास ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर हम देखें एचएसबीसी स्मॉल कैप, ये एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10,000 प्लस एयूएम साइज है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और इसने अगर नंबर ऑफ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 92 स्टॉक्स हैं और इसकी भी जो कैटेगरी जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं। फाइनली मैं क्लोज करना चाहूंगा, आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रॉम यूएस। आपको पता है वन ऑफ द रिनोड इन्वेस्टर पीटर लिंच, काफी लोग उसको उनको फॉलो करते हैं, सीखते हैं उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल से। उनका एक बहुत ही पॉपुलर जो फंड है दैट इज द मैगलन फंड, यूएस बेस्ड मैगलन फंड, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1400 स्टॉक्स हैं। यस, दिस इज सच अ हाईली डाइवर्सिफाइड फंड बोल सकते हैं जिसके अंदर 1400 स्टॉक्स हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसने कंसिस्टेंटली 13 साल में 13 साल में एनुअलाइज रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 29 to 30% रिटर्न्स आए हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई भी फंड है उसका ईओएम साइज ज्यादा है तो दैट डजंट मीन्स कि उसके रिटर्न्स बेकार आएंगे। अगर कोई भी फंड बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, स्पेशली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बात करें, तो दैट डजंट मीन कि अगेन उसके जो परफॉर्मेंस है वो बेकार आएगी। आपको कोई फंड सिलेक्ट करने के लिए और पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि वो उस फंड मैनेजर कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। आई होप यू गॉट सम आइडिया ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट। आपको बिलीव रखना चाहिए अपने फंड मैनेजर के ऊपर, वो ही इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास काफी नॉलेज होती है बिफोर दे इन्वेस्ट इन अ स्पेशलाइज्ड नंबर ऑफ स्टॉक्स। आपको स्टिल कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कोई डाउट आते हैं तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।